तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिन पर रहने वाली है हमारी नजर। आपको समझाएंगे कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी है। बांकीपुर उपचुनाव जिसमें बीजेपी ताल ठोक रही है, आरजेडी और प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, वहां पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। सरकार के सहयोग कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएंगे, समझाएंगे कि कैसे यह जनता के हित में है, पंचायत पर उठते सवालों को भी समझाएंगे और शराब तस्करों के खेल को भी समझाएंगे। तो आइए विस्तार से समझते हैं खबरों को। तो बिहार की एकमात्र सीट बांकीपुर के लिए होने जा रहे उपचुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की पारंपरिक सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज खुद मोर्चा संभाला। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी जीत की रणनीति पर जोर दिया। बांकीपुर से इस बार आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता मैदान में है, तो जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहली बार मैदान में ताल ठोक रहे। जीत के अपने अपने दावों के बीच सवाल यही कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म होने के बाद अब सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा क्षेत्र में रणनीति पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नितिन नवीन ने बांकीपुर की जनता से पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की। मेरा क्षेत्र रहा है, तो क्षेत्र की जनता की अपेक्षा थी कि नितिन नवीन उनके सामने नजर आए। ये बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने एक मंडल अध्यक्ष जैसे कार्यकर्ता को मौका दिया है बांकीपुर के जनता के सेवा के लिए। और मैं यही कहूँगा बांकीपुर की जनता के लोगों से कि आपने मुझे एक अपने अनुज के रूप में, भाई के रूप में जो आशीर्वाद दिया है, मेरा छोटा भाई नीरज सिन्हा भी उसी विश्वास और आशीर्वाद के साथ काम करेगा। चुनौती क्या रहेगा? मैंने तो चुनाव लड़वाया, इतना जिताया, तो मुझे जो चुनाव लड़ा जितवाया, अब मुझे क्या, मैं तो खुद चुनाव लड़ा, मेरे कार्यकर्ता मेरी शक्ति है। तो वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। आरजेडी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए गिरिराज ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और कहा कि विधानसभा चुनाव में जो व्यक्ति एक भी सीट पर जमानत नहीं बचा सका, वो अब खुद चुनाव मैदान में खड़ा है। तो क्या प्रशांत किशोर वोट खरीदने आए हैं? आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, वोट को खरीदने आए हैं। वोट मतदाता बिकने वाला है क्या? बांकीपुर सीट पर पिछले 30 साल से बीजेपी का कब्जा रहा है। 2005 से बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन इसी साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने और फिर राज्यसभा के सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। वैसे मैदान में आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ ही जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी खुद चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव में एक ही सवाल हर किसी की जुबान पर है, वो ये कि बांकीपुर में किसका पलड़ा भारी। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए समझते हैं बांकीपुर में किसका पलड़ा हकीकत में भारी है। बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने जा रहा है। 30 जुलाई को वोटिंग है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है और अब सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शुरुआत बीजेपी ने की। बीजेपी की परंपरागत सीट रही बांकीपुर में इस बार नीरज कुमार सिन्हा प्रत्याशी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को खुद मोर्चा संभाला।
विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर मंथन किया गया है। बांकीपुर की जनता से नीरज कुमार सिन्हा को जिताने की भावुक अपील भी की गई। रेखा गुप्ता को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जन स्वराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, वो भी पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उपचुनाव में सभी अपनी अपनी जीत का फिलहाल तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बांकीपुर सीट पर मुकाबला किस कदर करवट बदल सकता है उसको भी समझ लेते हैं। बीजेपी का करीब 30 साल से इस सीट पर कब्जा रहा है। 30 साल से यानी 1995 से। 2006 से लगातार नितिन नवीन यहां से विधायक रहे हैं, यानी कि 20 साल से। बीजेपी के मजबूत किले पर इस बार नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी रेखा गुप्ता पर दांव खेला है और 2025 का यानी 6-7 महीने पहले जब चुनाव हुआ था तब भी रेखा गुप्ता ही यहां से आरजेडी की प्रत्याशी थी। प्रशांत किशोर ने तब वंदना कुमारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। बांकीपुर सीट से यह भी समझना होगा आपको कि पहले इस विधानसभा क्षेत्र को पटना पश्चिम सीट के नाम से जाना जाता था। 2008 में परिसीमन हुआ और उसके बाद पटना वेस्ट का नाम बदलकर बांकीपुर कर दिया गया। पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के निधन के बाद 2006 से नितिन नवीन लगातार यहां से एमएलए हैं, विधायक रहे हैं। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट पर करीब 4 लाख वोटर हैं। यहां कायस्थ और वैश्य वर्ग के मतदाताओं का प्रभाव रहा है, इसीलिए बीजेपी ने कायस्थ और जो आरजेडी है उसने वैश्य मतदाता को चुनावी मैदान में उतारा है। 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन करीब 52,000 वोट से जीते थे। बीजेपी इस सीट से 1995 से चुनाव नहीं हारी है। अगली खबर का रुख करेंगे और बिहार में अब जनता की शिकायतों का समाधान सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर होगा। राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जहां उन लोगों की शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी जिन्हें पंचायत या जिला स्तर पर समाधान नहीं मिला या जो अधिकारियों के फैसलों से संतुष्ट नहीं है। पहले एक रिपोर्ट, फिर खबर समझाएंगे। संवाद भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इस पहल के तहत उन्हीं आवेदनों पर सुनवाई की जा रही है जिन्हें पहले पंचायत या जिला स्तर के सहयोग शिविरों में संतोषजनक समाधान नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री खुद चयनित मामलों की समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी पहल की शुरुआत की गई है कि जो सहयोग शिविर से जो लोग अपने निर्णय से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वयं उपस्थित होकर या जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और त्वरित उनके कार्यों का निष्पादन भी हो रहा है। तो गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मुख्यमंत्री की इस पहल की सभी ने सराहना की है। कार्यक्रम हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। पहले दिन बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से लोग अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे भी। ज्यादातर मामले जमीन विवाद, अधिकारियों के फैसलों से असंतोष और स्थानीय स्तर पर दबंगई से जुड़े नजर आए। समस्या ट्रांसफार्मर लगाने के लिए था सर, इसलिए। अच्छा ये बताइए, आज तो आपकी समस्या दूर हो गया? हाँ सर, समस्या के समाधान। पहले कितना दिन समस्या था? साल भर से दौड़ रहे हैं सर इधर उधर, तो कोई नहीं सुनता था? कोई नहीं सुन रहा था सर। ये सहयोग शिविर के तहत मेरा समस्या का समाधान हो गया। 19 मई से पूरे बिहार में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर चलाए जा रहे हैं। अब तक करीब 5.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश मामलों का निपटारा भी किया जा चुका है। अब जटिल और लंबित मामलों को राज्य स्तर पर सुना जा रहा है। सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च स्तर पर किया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे लोगों का भरोसा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों ही मजबूत होंगे। सहयोग शिविर का आयोजन किया, शुरुआत की। हमारी सरकार सुशासन, न्याय के साथ विकास के बुनियाद पर टिकी है। इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है और जनता से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम का, इस शुरुआत का, इस पहल का फायदा उठाएं। सरकार का दावा है कि राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम से लंबित शिकायतों का तेजी से निपटारा होगा और आम लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया और ज्यादा प्रभावी बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सरकार का सहयोग कार्यक्रम क्या है, चलिए इस खबर को भी समझते हैं।
बिहार में अब जनता की शिकायतों का समाधान सीधे मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा। सीएम सम्राट चौधरी ने 14 जुलाई को राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत की। पंचायत या जिला स्तर पर समाधान नहीं मिलने पर ऐसे लोगों की शिकायतों पर सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री खुद चयनित मामलों की समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित करेंगे। सरकार का मकसद आम लोगों को तुरंत न्याय दिलाना है। सहयोग कार्यक्रम में किन किन शिकायतों की सुनवाई होगी उसको भी समझिए। जमीन विवाद, अधिकारियों के फैसलों से अगर आप असंतुष्ट हैं और स्थानीय स्तर पर दबंगई से जुड़े अगर मामले आ रहे हैं तो 19 जुलाई से पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर चलाए जा रहे हैं। अब तक करीब 5.5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अधिकांश मामलों का निपटारा भी किया जा चुका है। जटिल और लंबित मामलों को अब सहयोग कार्यक्रम में सीएम सुन रहे हैं, सम्राट चौधरी सुन रहे हैं। जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है। लोगों का भरोसा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों की मजबूती का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है। अब ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बंटी यादव की हत्या के बाद का पुलिस एक्शन लगातार जारी है। पटना पुलिस ने पटना के पार्लर सेंटर या स्पा सेंटर में छापेमारी की और हत्याकांड को लेकर 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। पुलिस ने बंटी यादव हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस खबर के मायने समझाएंगे। बंटी यादव की हत्या के बाद जागी पुलिस। सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बंटी यादव हत्याकांड में बड़ा एक्शन। 3 दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले बंटी यादव की हत्या के 7 दिन बाद आखिर पटना पुलिस जागी गई। बंटी ने पटना के पार्लर में फल फूल रहे जिस्म के धंधे के खिलाफ आवाज बुलंद किया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब पटना पुलिस सेक्स रैकेट के कारोबार के खिलाफ पार्लर में दबिश दे रही है। पटना पुलिस ने एक साथ पटना के कई ब्यूटी पार्लर में धावा बोल दिया। पटना सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी और AHTU यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक साथ छापेमारी की और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाई। पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शख्स को हिरासत में लिया है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर ही बंटी यादव को अपराधियों ने मौत की नींद सुला दी थी। बंटी यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 3 दारोगा सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। सेंट्रल एसपी ममता कल्याणी ने विभागीय जांच के आधार पर ASI प्रवीण कुमार पंकज, ASI अवधेश कुमार, ASI वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। जांच में सामने आया कि अपहरण के समय ये पुलिसकर्मी घटनास्थल के बेहद करीब मौजूद थे, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं कर सके। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 6/7/26 को बंटी का अपहरण हो गया था पटना स्टेशन से। उस मामले में 4 पुलिस पदाधिकारी कर्मियों का सस्पेंशन का आदेश हुआ है। इनके द्वारा लापरवाही बरती गई। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद इन्हें पता नहीं चला और इसकी जानकारी इन्होंने अपने वरीय पदाधिकारी को नहीं। बंटी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रोहित, अजीत और बजरंगी का आपराधिक इतिहास है। सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाने वाले बंटी यादव को 5 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से अगवा कर लिया गया था। अपहरण के 5 दिन बाद अथमल गोला से बंटी का शव बरामद हुआ। पटना में फास्ट फूड व्यवसायी बंटी यादव का बाढ़ के अथमल गोला में शत विशत हालत में शव मिला था। बंटी के चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया था कि उसकी पहचान भी मुश्किल थी। पोस्टमार्टम के दौरान उसके कुल्हे में प्लेट लगे होने की बात सामने आने पर परिजनों ने उसकी पहचान की थी। मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे थे। फिलहाल हत्या और पुलिस की भूमिका दोनों की जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए बंटी यादव मर्डर केस की गंभीरता को आपको समझाते हैं। राजधानी पटना में सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बंटी यादव की हत्या हो जाती है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू होता है। पटना के पार्लर सेंटर और स्पा सेंटर में छापेमारी की जाती है।
हत्याकांड के बाद 3 दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। पटना सेंट्रल एसपी और एएचटीयू यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के ने ये एक साथ छापेमारी की। पार्लर स्पा सेंटर से जुड़ी गतिविधियां जो संदिग्ध थीं, उनकी जानकारी जुटाई गई। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वालों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान फिलहाल भी जारी है। बंटी यादव केस में कार्रवाई क्या क्या हुई और कब कब कार्रवाई हुई, उसको भी समझ लीजिए। एएसआई प्रवीण कुमार पंकज, एएसआई अवधेश कुमार, एएसआई वीर बहादुर सिंह और गृह रक्षक सुदर्शन प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि अपहरण के समय यह पुलिसकर्मी घटनास्थल के करीब मौजूद थे। इस पुलिसकर्मी की मौजूदगी के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। सभी को 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए गए हैं। बंटी हत्याकांड में अब तक एक्शन क्या क्या हुआ है, समझ लीजिए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर ही बंटी की हत्या हुई। किडनैप करने के बाद बंटी की हत्या कर दी गई। यादव जो बंटी यादव है, उसकी हत्या के कई दिन बाद बंटी यादव का शव मिला। पुलिस ने रोहित, अजीत और बजरंगी नाम के शख्स को अरेस्ट किया। अजीत कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है। आरोपियों से पुलिस बेहद सख्ती के साथ पूछताछ भी कर रही है। और अब एक ऐसी खबर जो पंचायत की पवित्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पंचायत, पवित्रता और सवाल। झारखंड के गुमला से जो खबर सामने आई, उसने प्रशासन से लेकर सियासी महकमे तक को हरकत में ला दिया है। क्योंकि 3 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद पंचायत बुलाकर मामले को सलटाने का यानी कि सुलझाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। न्यूज 18 की ओर से मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद डीसी के निर्देश पर जांच टीम गठित की जाती है, जिसमें गांवों में जाकर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। आरोप है कि मामला दबाने के लिए पंचायत बैठाई गई। आरोपी पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया गया और 20,000 खर्चे कर शराब और मांस पार्टी भी की गई। जांच टीम पूरे मामले की जांच करेगी। इधर सीडब्ल्यूसी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पीड़ित की मां से पूरे मामले पर पूछताछ की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो गुमला में पंचायत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, खबर समझ लीजिए। 3 साल, जी हां, इतनी ही उम्र थी उस मासूम की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, हैवानियत हुई और हैवानियत के बाद पंचायत बुलाई गई। मामले को सलटाने की कोशिश गांव में की गई। पुलिस ने इस मामले को सलटाने की कोशिश नहीं की गई। पंचायत बुलाकर गांव में ही इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की गई जो उलझा हुआ था। न्यूज 18 ने मामले को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर हुआ। डीसी ने निर्देश पर जांच टीम गठित कर दी। गांव में जाकर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। आरोप है कि मामला दबाने के लिए पंचायत बैठाई गई। आरोपी पर 1 लाख रुपए का पंचायत ने जुर्माना लगा दिया। 20,000 तुरंत ले लिए गए और उस 20,000 का क्या हुआ, शराब पी गई, मांस पार्टी कर ली गई। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद 1 लाख का जुर्माना, 20,000 तुरंत पंचायत ने लिए, मांस खाया, शराब पी, यह सब घिनौना काम हुआ। सीडब्ल्यूसी ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। पीड़ित की मां से पूरे मामले पर पूछताछ की गई है। पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गंभीर आपराधिक मामले पर शर्मनाक फैसले को अब इस तरह से समझिए आप कि गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात होती है। गांव की पंचायत ने आरोपी को पुलिस के हवाले नहीं किया। आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना पंचायत ने लगाया और जुर्माना लगाने के बाद मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। आरोप है कि जुर्माने की रकम से जो पीड़िता की मां को मिलनी थी, उस रकम से पंचायत के लोगों ने 20,000 रुपए लिए, शराब पी, मांस खाया। ऐसे पंचायत के फैसले पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला प्रशासन ने जांच और तेज कर दी है।